गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे कर योग्य वेतन की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। अभी तक जो हमने किया उसमें हमने इनकम में कौन कौन सी इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी आय को शामिल किया जाएगा इसके बारे में पढ़ा। अब हम इसको सभी के नियमों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हमें वेतन की कर योग्य आय ज्ञात करना है। तो इसमें एक टेबल में आपको कुछ स्टेप्स समझाए गए हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले हमें मूल वेतन यानी बेसिक पे जो है उसे लेना है, और उसके बाद जितने पूर्णतः कर योग्य भत्ते हैं, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, उनको एक एक करके लिखना है। सेकेंड स्टेप में हम लेंगे आंशिक कर मुक्त भत्ते, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है, या इसके अलावा जो आंशिक रूप से कर मुक्त आय है, जैसे ग्रेच्युटी है, अवकाशों का नकदीकरण है, क्षतिपूर्ति आदि में से कर मुक्त भाग अलग करके कर योग्य राशि को हम इसमें आउटर कॉलम में लिखेंगे। थर्ड स्टेप में नियोक्ता का प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वेतन के 12% से अधिक अंशदान, या फंड पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 9.5% की रेट से अधिक दर से जो ब्याज जमा होता है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जितने भी अनुलाभ हैं जो भी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए हैं, उनका नियमानुसार मूल्यांकन किया जाएगा, और मूल्यांकन करने के बाद जो कर योग्य राशि होगी वो हम वेतन की आय में शामिल करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हमें लेना है वेतन के स्थान पर लाभ। जो वेतन के स्थान पर लाभ हैं उन्हें उनका जो कर योग्य भाग है, यदि कोई कर्मचारी को मिला है तो वो लेंगे। और सिक्स्थ स्टेप में आएगा नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी नए कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको जो न्यू पेंशन स्कीम में नियोक्ता का अंशदान होता है, तो वो नियोक्ता का अंशदान भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी सकल या कुल वेतन। ग्रॉस टोटल इनकम में से सैलरी की ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें सेक्शन 16 के अंतर्गत जो भी कटौतियाँ कर्मचारी को दी जानी है उन्हें घटाएंगे। तो उसमें एक पहली आती है प्रामाणिक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट है मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कर्मचारी को मिलता है उसे एक बार वेतन में पूरा जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ सेक्शन 16 के अंतर्गत उसकी कटौती दी जाती है, और ये कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाती है। थर्ड स्टेप में लेना है रोजगार कर अथवा व्यवसाय कर, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। तो ये सब लेस करने के बाद जो आएगा वो होगा टैक्सेबल सैलरी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब हम प्रश्न हल करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंग्लिश में ही उसमें देनी होती है। तो इंग्लिश में जब हमें उसको करना है तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सो एंड सो फॉर द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर हमारा है वो असेसमेंट ईयर यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम लेंगे सैलरी एट द रेट ऑफ पर मंथ जो भी है। फिर नेक्स्ट आएगा एन्यूटी और पेंशन, नेक्स्ट बोनस, फीस, कमीशन एटसेट्रा जो भी मिलते हैं वो। अब अलाउंसेस लिखने हैं जिसमें डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन, यानी जो कर योग्य पूर्णतः कर योग्य भत्ते हैं वो पूरे आ जाएंगे, और जो पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज हैं उनको हम उनका टैक्सेबल पार्ट जो है एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेस करके जो टैक्सेबल पार्ट है वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। एनी अदर टैक्सेबल कैश अलाउंसेस, इसके अलावा जो भी कैश अलाउंसेज हैं वो। फिर हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल पोर्शन जो है उसको लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, टैक्सेबल पोर्शन जो भी है उसका। तो जितना मिला है उसे हम इनर कॉलम में लिखकर उसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसमें से लेस करके फिर आउटर कॉलम में उस फिगर को ले जाएंगे जो कर योग्य है उसको। स्पेशल अलाउंस में एक्चुअल जो मिला है वो उसमें से स्पेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, यानी कुछ अलाउंसेज ऐसे कर्मचारी को मिलते हैं जो कि जितना उन्होंने खर्च कर दिया है उतनी राशि तक कर मुक्त होते हैं, तो उसमें से हम इसको लेस करके लिखेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस का भी यही है, जितना उसे मिला है अगर उसने पूरा खर्च कर दिया है तो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, और यदि पूरा खर्च नहीं किया है तो जितना उसने बिजनेस पर्पज़ से खर्च किया है उसे हम लेस करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यानी
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% तक तो कर मुक्त है, उससे ज़्यादा अगर है तो वो राशि हम यहाँ शामिल करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो अंशदान जमा हुआ है उस पर इंटरेस्ट जो डिपॉजिट हो रहा है वो 9.5% तक तो कर मुक्त है, लेकिन अगर 9.5% से ज़्यादा ऐड हुआ है तो जो ज़्यादा होगा, एक्सेस अमाउंट होगा, उसे हम यहाँ टैक्सेबल अमाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है परक्यूजिट्स, यानी जो भी अनुलाभ कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त हुए हैं। इसमें आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री या कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी अगर नियोक्ता से किराया मुक्त मकान की सुविधा मिली है तो उसका मूल्यांकन करके लिखेंगे, और यदि रियायती दर पर मिली है तो उसका मूल्यांकन करके लिखेंगे, जैसी भी स्थिति होगी। एक्चुअल पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के किसी दायित्व का भुगतान किया है तो वो भी कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। ये पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के किसी दायित्व का भुगतान किया जाता है जो कि अगर नियोक्ता नहीं चुकाता तो कर्मचारी को चुकाना पड़ता, तो वो जितनी राशि नियोक्ता चुकाएगा उतनी राशि कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ दी जाएगी। लाइफ और एन्युटी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने कर्मचारी की किसी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया है तो वो राशि भी यहाँ जोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स इफ़ एनी टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, अगर विशिष्ट कर्मचारी है, कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी है, तो विशिष्ट कर्मचारी तो होते हैं जैसे कंपनी का कोई डायरेक्टर है या कोई ऐसा व्यक्ति है, यानी डायरेक्टर्स, और हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और हैविंग मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी इनकम इन एक्सेस ₹50,000। स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड या एम्प्लॉई या विशिष्ट कर्मचारी वो कर्मचारी होते हैं जो कि या तो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या किसी कंपनी में उसका सार्ववानहित हो या उसकी वेतन शीर्षक की मौद्रिक कर योग्य आय 50,000 रुपये से अधिक हो, तो विशिष्ट कर्मचारी होता है। और इफ़ द एसएससी इज़ नॉट ए एम्प्लॉई एसएससी, दीज परक्यूजिट्स शैल नॉट बी वैल्यूड एज दीज परक्यूजिट्स शैल बी डीम्ड फ्री और एग्जेम्प्टेड। तो ऐसे कुछ अनुलाभ हैं जो कि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य हैं। तो जितना विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा उनको अनुलाभ नियोक्ता से मिले हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। इसके नियम हम पहले पढ़ चुके हैं और उन्हीं के नियम अनुसार मूल्यांकन करके हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स और एमेनिटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी इसके अलावा जो अदर फ्रिंज बेनिफिट्स मैंने आपको भेजे हैं पूर्व में इसकी डिटेल, तो वो अगर किसी को मिला है तो उसका भी मूल्यांकन करके हम यहाँ लिखेंगे। फिर आ जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी वेतन के स्थान पर लाभ, जिसमें आ जाता है कंपनसेशन फॉर मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, यानी अगर नियोक्ता से कर्मचारी को कोई क्षतिपूर्ति की राशि मिली है किसी टर्म्स एंड कंडीशन में, सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन करने की वजह से अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को हटा दिया है और उसके बदले में उसको कोई कंपनसेशन दिया है तो वो कंपनसेशन जितना कर योग्य होगा वो यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। टैक्सेबल पोर्शन इन ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी अगर किसी का प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बाद में वो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो ट्रांसफ़र होगा तो उसका किस तरीके से मूल्यांकन करना है ये पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अनुसार उसका मूल्यांकन करके जो भी राशि होगी वो यहाँ ऐड कर दी जाएगी। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर टूवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, यानी एम्प्लॉयर ने न्यू पेंशन स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो कंट्रीब्यूशन भी यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। देन इन सब का हम जो भी टोटल करेंगे वो ग्रॉस सैलरी होगी, और ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत जो भी कटौतियाँ हैं इसमें एक पहला आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली, केवल इसकी कर मुक्ति सरकारी कर्मचारियों को ही, यानी यहाँ कटौती सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी। एंड देन थर्ड है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। अगर इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रश्न में हमें दे रखी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देना ही है, इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको कटौती मिल जाएगी, एक बार उसको वेतन में जोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ उसकी कटौती मिल जाएगी नियमानुसार जो भी राशि बनती है। और प्रोफेशनल टैक्स अगर प्रीवियस ईयर में कोई प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया है
तो उसकी भी कटौती दे देंगे। घटाने के बाद ग्रॉस सैलरी में से इनको घटाने के बाद जो आएगा वो होगी टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं वे अपने को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न में सूचना दे रखी है उस आधार पर हमें सवाल को हल करना है और इससे हमें निकालनी है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।